नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आपका बजट विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बजट के क्या मायने हैं, क्या संदेश हैं, इसे हम अगले 1 घंटे समझेंगे। खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। लोकसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हमारे साथ इस समय हैं, जो राज्यसभा में हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है दिनेश शर्मा जी। साथ ही हम बात करेंगे लोकसभा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी से। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। और मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं अनिल कुमार जी, जो प्रोफेसर है फाइनेंस, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी आपका। सबसे पहली प्रतिक्रिया दिनेश जी मैं आपकी लेना चाहूंगा, क्योंकि विकसित भारत का रोड मैप कहा जा रहा है बजट को। इस बजट पर आपका क्या कहना है? नहीं, एक बड़ा संतुलित और दूरगामी परिणामों वाला ये बजट है, सपनों को साकार करने वाला। और एक जो 21 साल के बाद जो विकसित भारत की परिकल्पना है, उसकी जो चलने वाली आर्थिक विकास की यात्रा है, उसकी गति को बढ़ाने वाला है। एक तरीके से अगर हम देखें तो ये रोजगार, उद्यमिता और औद्योगिक समृद्धि का एक उसकी नींव डालने वाला ये बजट है। और बजट की जो सबसे बड़ी विशेषता है, हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं जी, और हम हमेशा कहते हैं कि हम डबल इंजन की सरकार वाले हैं, लेकिन निर्मला सीतारमण जी ने 4 इंजन वाला जो ग्रोथ का इंजन वो प्रस्तुत किया है इस बजट में। अगर हम इसको सरल शब्दों में कहें तो पहला ग्रोथ का इंजन उनका है कृषि जी। इसमें आमदनी, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि निर्यात पर उन्होंने जोर दिया है। दूसरा ग्रोथ का इंजन है एमएसएमई। इसको छोटे माध्यम उद्योगों को ताकत देने का काम इसमें बहुत बड़ी संख्या में किया है। 10,000 करोड़ का एक तरीके से इसमें प्रावधान भी हुआ है। और तीसरा जो ग्रोथ इंजन है वो है निवेश। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, डिजिटल, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्टार्टअप, पर्यटन, तमाम परिकल्पनाओं को साकार करने के लिए तमाम प्रयोजन किए गए हैं। और चौथा इंजन जो महत्वपूर्ण है वो है निर्यात, मेक इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। और भारतीय उत्पाद दुनिया में आ सके, इसके लिए इन चारों जो इंजन हैं उनको शक्ति देने का काम जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें, इसको हम बोलते हैं कि सुधार का इंजन है जी। ये बजट एक प्रकार के सुधार का इंजन है जो ट्रांसफर, रिफॉर्म्स के साथ साथ परफॉर्म तेजी के साथ में कर रहा है जी। दिनेश जी, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बैंकिंग प्रणाली की जब हम बात करते हैं, जाहिर तौर पे उससे कई कल्याणकारी योजनाएं भी जुड़ी हैं, अर्थव्यवस्था भी जुड़ी है। क्या कहना है इस सुझाव पर आप? नहीं, देखिए, आपने जो शुरुआत कही सही है कि रिफॉर्म एक्सप्रेस चल रही है, सुधार एक्सप्रेस चल रही है। और इसमें 3 बातें आई हैं जो बैंकिंग से भी संबंधित होंगी। पहला, आज के बजट में उन्होंने पहली चीज दिखाई आईना जी, यानी हम कहाँ थे। दूसरा चीज दिखाया सपना, हम कैसे कहाँ पहुँचेंगे। और तीसरा चीज दिखाया रास्ता, कैसे पहुँचेंगे। उसके लिए उन्होंने तमाम प्रकार की योजनाओं को कार्यान्वित करने की रूपरेखा को तय किया, जिसमें से एक आई बैंकिंग व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण जी। और सुदृढ़ीकरण के लिए जो सबसे बड़ी चीज थी कि आपने देखा होगा कि पिछले वर्षों में जब दूसरी सरकारें हुआ करती थी 2014 के पहले से, तो उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी एनपीए की, कि हमारे ऋण का जो शोधन की प्रक्रिया थी वो बाधित होती थी और तमाम प्रकार की कठिनाइयाँ आती थीं। लेकिन जिस तरीके से हम आगे चले हैं, तो आप अगर देखिए तो हमारा एनपीए काफ़ी कम हुआ है। और जो हमारे बैंकों में 2014 में जो ग्रास एनपीए था वो 11% था जी। और जो आईबीसी और बैंक सुधारों के बाद जो हमारे बजट में आया वो 4% से नीचे है, यानी 3 से 4 के बीच में है। ये अभूतपूर्व उपलब्धि के तौर पर और बैंकिंग गतिविधियों की सुधार की प्रक्रिया की तेजी पकड़ने की का एक संकेत मात्र है जी। और जो कमेटी बैठी है वो तमाम अन्य पहलुओं पर भी विचार करेगी। तमाम चीज़ों को बैंकिंग प्रावधि से जोड़ा गया है। और इसके लिए जो गतिविधियां हैं, चाहे वो फॉरेन पूंजी निवेश के लिए, विदेशी पूंजी निवेश के लिए हो, भारत में तमाम नई योजनाओं को हो, कहीं ना कहीं इसकी कनेक्टिविटी बैंकिंग प्रक्रिया से इसको हमने जोड़ा है, हमारी सरकार ने जोड़ा है। हम कह सकते हैं कि कोविड का एक ऐसा समय था जो हमारा खर्च बढ़ा था जी। और खर्च बढ़ने से जो फिजिकल कंसोलिडेशन का जो रोड मैप था वो ऐसा तैयार किया गया कि भविष्य में उसको कवर करते हुए आज की ये दशा है कि जो हमारा राजकोषीय घाटा है जी, वो 4.4 के आसपास आ गया।
जबकि पिछले बार अनुमानित था 4.5% का, और अगले वर्ष के लिए जो हमारा अनुमान है वो 4.3 तक का वो आ जाएगा। यानी हम सुधार की तरफ भी हैं, हम एक सुगत भविष्य की ओर अग्रसरित हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा जो बजट है एक तरीके से लोकल से ग्लोबल का बजट है जी, और भविष्य के सपनाओं को संजोने वाला बजट है। ये लोक लुभावनी घोषणाओं वाला बजट नहीं है, ये स्थायित्व और सुदृढ़ीकरण वाला बजट है जो लॉन्ग टर्म में भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये बजट एक बहुआयामी है। प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो कृषि हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे निवेश हो, चाहे युवाओं का रोजगार हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, सभी की समतुल्यता और भविष्य की यानी 2047 को देखते हुए, टारगेट मानते हुए इसमें कार्य योजनाओं को प्रारूप दिया गया है। दिनेश जी, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, अगर मैं बात उत्तर प्रदेश की करूं तो उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये बजट आपको कैसा लगता है? क्या मिला उत्तर प्रदेश को? नहीं, मैं तो कहूँगा छप्पर फाड़ के मिला। क्या उत्तर प्रदेश को उत्तम नहीं सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की तरफ ये अग्रसरित हुआ है। केंद्रीय करों में जो पिछले बार 2025-26 में यूपी को 2.55 यानी 2,55,000 करोड़ रुपए इस बार अधिक मिले हैं। और अगर देखा जाए 2026-27 में जो अनुमान है 2,80,000 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे, ऐसा बजट की जो ट्रेंड है वो देखने को मिलता है। विभिन्न योजनाओं की हिस्सेदारी से उत्तर प्रदेश को 4 लाख करोड़ रुपए अधिक मिले हैं इस बार। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो पिछले बार से हमको 40,000 करोड़ इस बार ज़्यादा मिले हैं। और अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एम्स, बुंदेलखंड में IIT और काशी में परिवहन पोर्ट यानी जहाज मरम्मत और जल परिवहन के लिए ये जो परिवहन पोर्ट मिला है, ये भी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर है। हाई स्पीड कॉरिडोर में अभी आपने कहा कि 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बने हैं, जिसमें से कई उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेंगे। 2 तो कम से कम जो दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी, ये उत्तर प्रदेश के ग्रोथ इंजन को और अधिक मजबूती प्रदान करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण और छोटे तीर्थ स्थल, हमारे वहाँ ये मंदिरों का, ये धार्मिक स्थलों का प्रदेश कहलाता है उत्तर प्रदेश। तो छोटे तीर्थ स्थलों के निर्माण का कार्य का बहुत बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। और अगर देखें कि नोएडा में सेमीकंडक्टर, ब्याज मुक्त ऋण जो वो भी प्राप्त हो रहा है। डिफेंस कॉरिडोर के लिए अलग से मदद मिली है। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और ग्राम सड़क योजना के अलग तमाम योजनाओं में अलग लाभ हमको मिल रहा है। 4 नए एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ, गंगा विंध्य और बुंदेलखंड रीवा, ये एक्सप्रेसवे हमको है। तहाँ डेटा सेंटर पार्क 8 नए, और साथ में सौर ऊर्जा परियोजना यानी जालौन में 500 मेगावाट और झांसी में 200 मेगावाट। और इसके साथ साथ AI सिटी के निर्माण लखनऊ में किए जाने का भी प्रावधानित हुआ है। तो कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सौभाग्यशाली है, जिसको केंद्रीय योजनाओं को बहुत बड़ा लाभ इस बार प्राप्त हो रहा है। और पे किसान की आय कैसे बढ़े और देश में उत्पादन कैसे बढ़े, इस पे सरकार का एक फोकस बजट में रहा है। लेकिन बात चूंकि मैंने मनरेगा और जी राम जी की, दिनेश जी एक प्रतिक्रिया मैं इसकी आपकी जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि कई प्रकार की आशंकाएं प्रकट की जा रही थी। लेकिन बजट के जरिए जो मैं समझना चाहता हूं, सरकार ने एक ईमानदारी से काम करने का कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़े और रोजगार मिले, इसलिए मनरेगा को भी इस बजट में राशि दी है। और जी राम जी के जरिए भविष्य का विजन कि किस प्रकार से रोजगार के और अवसर मिलें, उसका भी एक खाका पेश किया। क्या कहना इस मुद्दे पर? मैं इसको मनरेगा को बोलूंगा कि जो मनरेगा की खामियां थी और विकसित भारत की जो परिकल्पना थी, यानी मनरेगा की खामी दूर हो, उसकी कुछ चीजें, और विकसित भारत की संकल्पना की संपूर्ति के लिए जो ग्रामीण परिवेश है उसमें स्किल डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू हो, इसके लिए ये जी राम जी योजना लाई गई। वैसे तो इस बार महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना का भी प्रावधान है। इस योजना में सबसे बड़ी बात थी कि गांव के द्वारा ही गांव की योजना बनाई जाएगी। एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा वो परमानेंट, जो वहाँ पर जो भी निर्माण है वो स्थायी रूप में निर्माण होगा। गांव के द्वारा, गांव के लोगों के द्वारा गांव के लिए योजनाओं का निर्माण होगा। यानी जो
कानपुर का व्यक्ति है उसको इलाहाबाद नहीं मेहनत करने के लिए नहीं जाना होगा, वो वहीं पर काम करेगा। ये योजना है कि जो ग्रामीण क्षेत्र का पलायन है, मैं समझता हूँ जी राम जी बिल के माध्यम से वो भी रुकने वाला है। और क्योंकि जो गांव का में जो डेवलपमेंट प्रोसेस होंगे तो वहीं के लोगों को वो रोजगार मिलने वाला है। 125 दिन का है और आप जानते हो कि 60 दिन कृषि के लिए भी है, यानी किसानों को भी नुकसान नहीं है। जिस दिन रोजगार नहीं होगा उसका मुआवजा का प्रावधान है। तो एक तरीके से जी राम जी बिल नए भारत की परिकल्पना के लिए बड़ा आवश्यक था। जैसे हम कहते हैं ना कि जो ये हमारा जो नया वो है वो नेशन बिल्डिंग का बजट है जी, राष्ट्र निर्माण का बजट है। और राष्ट्र निर्माण कहाँ से? ग्रामीण परिवेश से है। तो ग्रामीण परिवेश में राष्ट्र निर्माण की जो प्रावधानियां हैं वो किस प्रकार से संचालित हो, उसके लिए एक प्रकार से अमृत का घड़ा साबित होने वाला है जी राम जी का जो बिल है। ये नया कॉन्सेप्ट है। और जो बोलते हैं ना कि महात्मा गांधी शब्द हटा दिया, वो दूसरी योजना थी। महात्मा गांधी नाम नहीं, महात्मा गांधी तो विचार है। और विचार क्या था कि स्वच्छता हो तो टॉयलेट्स बनाए, जगह जगह सफाई कराई। उन्होंने कहा था कि सभी को मकान मिले, प्रधानमंत्री आवास बनना है। उन्होंने कहा था कि बहुत लोगों को रोजगार मिले, बहुत उत्पादन नहीं, बहुत लोगों को रोजगार मिले। तो एमएसएमई में इस बार 10,000 करोड़ रुपए को संबद्ध किया। यानी प्रधानमंत्री जी ने अप्रत्यक्ष रूप में महात्मा गांधी जी के विचारों को कार्य रूप देने वाला ये बजट है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा दिनेश जी रोजगार का आता है। ग्रामीण रोजगार की हमने बात की, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए इस बजट की, जाहिर तौर पर आम आदमी की एक अपेक्षा रहती है, उम्मीद रहती है रोजगार को लेकर। रोजगार को लेकर आप क्या स्थिति देखते हैं इस बजट के जरिए? ये देखिए, ये बदला हुआ भारत है और बदला हुआ भारत में रोजगार सृजनकर्ता के रूप में आज का युवा उभर रहा है। अब ये नौकरी वाला क्षेत्र ढूंढने वाला युवा नहीं, नौकरी देने वाला युवा जागृत होगा एंटरप्रेन्योर के रूप में। क्योंकि ये जो सुधार है ये केवल सुधार नहीं है, ये अर्थव्यवस्था का एक ईमानदार एक्सरे है। और इस एक्सरे के माध्यम से अगर हम देखें तो हमने शिक्षा में, स्वास्थ्य में, स्टार्टअप में, पर्यटन में, परिवहन में, विभिन्न क्षेत्रों में रोजगारों का सृजन इस बजट के बाद और उसके पहले भी हो रहा है। तो अन्य क्षेत्रों की तलाश की है और चाहे युवा हो, किसान हो, महिलाएं हो, इनका एक समन्वय करते हुए रोजगार में इनका एक स्थान तय हुआ है। और हम कह सकते हैं कि जो सुधार की स्थिरता है, समावेशन है, विकास, तकनीक और पारदर्शिता है, ये मोदी सरकार का आर्थिक दर्शन है। और अगर देखें कि सरकारी नौकरी नहीं, अवसरों की ये अर्थव्यवस्था है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब हमारे वहाँ क्या है कि हम पहले इस तलाशते थे कि हमें हमारी सड़क नहीं है, हमारा परिवहन नहीं है। आज सड़क, रेल, बंदरगाह, डिजिटल कनेक्टिविटी, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो अपने आप एक दूसरे से लिंक्ड होते हुए एक अंतर निर्भरता इनकी आपस में जरूर है, लेकिन ये रोजगार का सृजन करते हैं। और आज पूरा चाहे वो आप महिलाओं के सशक्तिकरण के संदर्भ में देखें, चाहे जो अभी 1,70,944 करोड़ रुपए का कृषि क्षेत्र में विभिन्न प्रयोजन किए गए हैं, वो भी चाहे किसान हो चाहे युवा हो, उसके लिए अतिरिक्त रोजगार का सृजन करता है। एआई है, टूरिज्म है, मेडिकल टूरिज्म है, योगा है, आयुर्वेदा है। हर क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जो हमारे भारतवर्ष की स्थितियां बदली हैं, अब हम उत्पादनकर्ता के रूप में भी आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भी आ रहे हैं। अब हम संकट का समय आता है, मानो टैरिफ लगा दिया अमेरिका ने, भारत ने जवाब नहीं दिया। भारत ने जवाब कैसे दिया कि उन्होंने जीएसटी का सरलीकरण कर दिया, लोगों के खर्च करने की जो ताकत थी वो बढ़ गई और उसके अनुसार उपभोक्ता की मांग के अनुसार उत्पादन शुरू हुआ। यानी हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ अग्रसरित हो गए जी। और हमने जो पिछली तिमाही का जीडीपी था वो 8.2% आया। हम 7.4 की जो जीडीपी है उसको बरकरार रखने में सफल हुए पूरे वर्ष में जी। तो ये अद्भुत प्रगति का परिचायक भारत है। और इसमें मैं कह सकता हूं कि आज एक विपक्ष के मित्र कह रहे थे ये डिब्बा है, मैं कहूंगा डिब्बा नहीं है, ये पूरा पिटारा है जी। ये जो है ये योजनाओं का पिटारा है और भविष्य के सपनों का पिटारा है जो युवाओं के द्वार पर जाकर खुलता है जी। आप तीनों ने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा।
नमस्कार।